अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट का जो है वो एक आगाज़ है मंडे के दिन, फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट। यहाँ हम देख रहे हैं कॉशियस स्टांस देखा जा रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे एक लैकलस्टर बिहेवियर देखा गया। पूरे जो एक दिन के अंदर जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी हद तक डाउनफॉल की तरफ थी। लास्ट वीक को अगर समराइज करें तो पॉजिटिव जो है वो उसमें एक सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन सम हाउ कॉशियस स्टांस था। आज के दिन भी यही इन्वेस्टर्स का जो एक नेचर है या फिर एक थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन है वो यही रही है कि वो यहाँ पर काफी हद तक कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें अगर वॉल्यूम्स वाइज तो ये भी कॉशियस या फिर हम कह सकते हैं लैक लस्टर वॉल्यूम्स जो है वो काफी लो देखे गए हैं। एक उनके जो सेंटिमेंट्स है वो काफी लो हैं। इन्वेस्टर्स आर कीन कि उनको आईएमएफ की जो क्लैरिटी है वो सामने आए। आईएमएफ की क्लैरिटी की वजह से काफी चीजें जो एक बुल रन में तब्दील हो गई थी। हमने भी मार्केट के अंदर देखा था 42,000 का लेवल आ गया था। आज मार्केट के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सम हाउ कि हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर 41,000 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ है। रेंज बाउंड सिचुएशन है, बहुत ही फ्लैट नोट पे क्लोजर हुआ अमिड नेगेटिव। बट यहाँ पे देखना ये भी जरूरी है कि अब आईएमएफ की क्लैरिटी क्या आती है। आईएमएफ की तरफ से अगर ये चीज सामने आ जाए कि पाकिस्तान को वो ट्रांच जो है वो दे रहे हैं, यानी कि वो जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली, तो मार्केट के अंदर एक अच्छे हम कह सकते हैं नंबर्स जनरेट होंगे, यानी कि 2000 या 1500 पॉइंट्स का इजाफा देखा जाएगा इन अ सिंगल डे। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है उसमें यह है कि मार्केट वेट एंड सी की पोजीशन में कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आईएमएफ का ही वेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से और फर्दर जो कंट्रीज हैं उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस होंगी। काफ़ी चीज़ें डिले हो रही हैं, यानी कि काफ़ी हद तक जो है वो दूरी का शिकार है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो अभी अलाइन नहीं है, थोड़ा वेट हो रहा है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईएमएफ नेगोशिएशंस के हवाले से। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या दिखाई दे रहे हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, जो कंडीशनैलिटीज थी वो फुलफिल की गई हैं। ह्यूमन कैपिटल के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में जो एक चीज़ है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, अपने इकोनॉमिक रिवाइवल में उसे तब्दील किया जा सकता है, वो है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। इसके बारे में बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान पराचा साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और वीपी हैं POEPA के। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मियां जाहिद हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो अदनान साहब मौजूद हैं, उनसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अदनान साहब, क्या दिखाई दे रहा है? ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है, गवर्नमेंट के पास बहुत से चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ जो हम कहते हैं ना, एक सजेशंस हैं रिवाइवल के लिए, उसमें सबसे पहले जो रिवाइवल की एक हम टच करते हैं एस्पेक्ट, वो है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के? देखें जी, बहुत शुक्रिया। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में तो ये है कि देखें हमारी जो वर्क फोर्स है, जो कि स्किल्स भी है, सेमी स्किल्स भी है, अनस्किल्स भी है, वो हमारे पास जो यूथ है वो अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन की जो यूथ है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में है इस टाइम पे, जैसे जो आजकल कंडीशंस चल रही हैं, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए डे बाई डे कम होती जा रही है। अब उसके अंदर यूटिलाइजेशन के लिए ये था कि मैं पहले भी हम इस प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि इसके लिए हमें टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के, और हमें स्किल्स के सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी वर्क फोर्स जो है स्किल्स और सेमी स्किल्स, मैं हाईली क्वालिफाइड को नहीं कह रहा क्योंकि फिर ब्रेन ड्रेन की बात हो जाएगी, तो स्किल्स और अनस्किल्स की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जापान में है, कोरिया में है, हम उधर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं। जैसे जापान के अंदर इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है 3,40,000 लोगों की। अब यूथ के अंदर जो हम है 4.5 लाख जो वर्क फोर्स जनरेट कर रहे हैं पर एनम, उसकी यूटिलाइजेशन देखने की हमें इस टाइम पे बहुत अच्छा ज़रूरत है, क्योंकि हम आपकी इकोनॉमी जो है 3 चीज़ों पे खड़ी होती है, एक एक्सपोर्ट पे, एक रेमिटेंस पे और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे। अब एक्सपोर्ट्स के हालात ऐसे हैं कि हमारे पास IMF जब तक हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आता, हमारी एक्सपोर्ट्स वगैरह भी उस तरह डाउनफॉल पे हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन भी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे ही हालात ख़राब हैं, ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखें, अमेरिका में भी देखें, ग्लोबल रिसेशन है। इसके लिए भी हमें उस सेक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, हमें डिफरेंट साइट्स पे दूसरे नए वेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। रेमिटेंसेस के लिए ये है कि हम रेमिटेंसेस में हमने इस दफ़ा 2022 के अंदर रिकॉर्ड वर्क फोर्स जो है इस टाइम पे एक्सपोर्ट हुई है 8,36,000
वर्कफोर्स जो एक्सपोर्ट हुई है। आपने रिसेशन का जिक्र किया तो ये चीज़ यहाँ पे वाजे करना ज़रूरी है कि रिसेशन की वजह से या फिर किसी और रीजंस की वजह से रेमिटेंसेस जो है वो डेंटेड दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सिंस 2-3 मंथ्स हम देख रहे हैं जहाँ इकोनॉमी को ज़रूरत है वहीं इस बात की भी एक निशानदेही करना ज़रूरी है कि रेमिटेंसेस कम क्यों हो रहे हैं और इनके क्या रीजंस है। बट 2 बिलियन जो डॉलर्स हैं इनका डेंट जो है वो दिखाई दे रहा है जी। So, उसके अंदर ये है कि अभी देखें जो रेमिटेंसेस में जो कमी आई थी वो थोड़ा सा हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की ठीक नहीं थी, उसमें ये थोड़ा सा फ्री फ्लोट कर देना चाहिए था, जो कि आईएमएफ की भी रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब हो चुका है। अब जो जनवरी के अंदर है हमारे जो अभी स्टेट बैंक की फिगर जो आई है वो अराउंड हमारे 2 बिलियन डॉलर से भी नीचे आई है। हमारी इस दफ़ा जो आई है जनवरी की 1.90 बिलियन डॉलर जनवरी की रेमिटेंसेज आई हैं, जो कि पिछले साल के अंदर 3 बिलियन थी। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फरवरी के अंदर ये रेमिटेंसेज ये बढ़ के 2.4 बिलियन टू 2.5 बिलियन तक चली जाएगी और फिर ग्रेजुअली ये अगले आने वाले महीनों के अंदर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एक तो वर्कफोर्स आपकी गई है और उसके अलावा हमारा जो डॉलर का इंटर बैंक का और दूसरे जो गैप था वो हमारा गैप ख़त्म हो गया। तो हमारा जो जी जो तो वो हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हुआ है, ठीक है, अपने वर्कफोर्स जो हमारे गल्फ स्टेट्स में और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है। और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों के अंदर अब वर्कफोर्स के अंदर तो ये है यू आर राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन मैं फर्दर इसको डायसेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पहले थोड़ी सी उस वक्त रिजिड थी, अब फ्लेक्सिबल होती जा रही हैं, जिसमें लोग ग्रे चैनल को यूज़ कर रहे थे ऑफिशियल चैनल के बजाय। और अब लोगों ने देखा जब डॉलर यानी कि रुपी फ्री फ्लोट है मार्केट के अंदर, तो दे आर यूजिंग द ऑफिशियल चैनल। दिस इज द रीजन कि आप फरवरी में बढ़ते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल यही रीज़न है कि क्योंकि ग्रे चैनल्स को हमें डिस्करेज करना था। अगर ग्रे चैनल्स को डिस्करेज ना करते तो क्या हम इतने मुतहमिल थे, क्या हम उस वक्त इस पोजीशन में थे कि हम इसको कंट्रोल कर लेते जो अब हमने किया? ये नहीं, देखिए उस टाइम पे देखें आईएमएफ की पॉलिसी भी थी, आईएमएफ की रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन कुछ मैं माजरत के साथ मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इसमें ब्लेम करना चाहूँगा, क्योंकि मसला ये है कि वो भी फिर एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी अपना शो नहीं करते। हर कोई अपना सिर्फ 50 रुपए ज़्यादा होने में बिक गए। 50 रुपए भी कम, जी 50 से भी कम था। हाँ। लेकिन वो है कि अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो उन्होंने हवाला हुंडी और दूसरे ग्रे चैनल्स को यूज़ किया, ना कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स वो भेजते। और दूसरे तरीके से भी पैसा बहुत पाकिस्तान में है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी है, रेमिटेंसेस भी बहुत अच्छी आ रही हैं ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ग्रे चैनल्स को जो अभी डिस्करेज करना शुरू किया है, जो 25 जनवरी से किया, इसका मैं रिजल्ट जो है फरवरी के एंड पे और मार्च के अंदर और ऑनवर्ड अप्रैल के अंदर भी मैं इसको जी बिल्कुल मैं इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा हमारा 2.8 to 3 बिलियन डॉलर पर मंथ पे चली जाएगी। चलिए, डॉलर ग्रे चैनल से आ रहा था या बॉर्डर की तरफ से कहीं और जा रहा था, तो ये फिर एक लॉन्ग डिबेट हो जाएगी, हम इस पर नहीं पढ़ते। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए रेमिटेंसेस के ऊपर ही बात करते हैं। आप समझ रहे हैं कि रेमिटेंसेस को अभी बढ़ाने के लिए जो फिलफौर इकदाम हैं वो यही था, या इसके अलावा भी कोई और है ऐसी चीज़ जिससे हम रेमिटेंसेस बढ़ा सकते हैं? देखें, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे डिपार्टमेंट से, कि अभी फौरी तौर पे एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए जी। और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जैसे कि वर्कफोर्स भेजने वाले हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। हमेशा हर मुल्क के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, ठीक है, उसके अंदर ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च करते हैं कि किस मुल्क के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट्स है। यूरोप के अंदर रिक्वायरमेंट्स है, कोरिया के अंदर रिक्वायरमेंट है, जापान ने 3,40,000 वर्कफोर्स आपसे मांगी है 18 महीनों के अंदर अगले पाकिस्तान से, लेकिन हमारे पास उसकी प्रिपरेशन ही नहीं है पाकिस्तान के पास। तो आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे कि जब मांगी है उन्होंने तो किस तरीके की वर्कफोर्स मांगी है? पहले तो ये कैटेगोरिकली डिवाइड हो। उसके अंदर उन्होंने 13-14 कैटेगरी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अंदर सेमी स्किल्स भी हैं, स्किल्स भी हैं और अनस्किल्स भी हैं। ओके। अब उसके अंदर अब वो 3,40,000 दे आर ऑफरिंग गुड, ऑफ कोर्स दे आर ऑफरिंग गुड सैलरीज। और पाकिस्तान जो गल्फ स्टेट्स की तरफ जाते हैं अगर वो स्विच करें, और दूसरे हमारे पास वर्कफोर्स की कमी है नहीं। अब वो स्ट्रीट क्राइम के अंदर यूज़ करने से बेहतर है कि अब वो अच्छा दिमाग लगाएं। ऑफ कोर्स वो अच्छा दिमाग लगाएं। और इसको देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यूथ के अंदर ये है कि शॉर्ट टर्म अचीवमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ जाते नहीं हैं। अगर लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं तो ये 6 से 8 महीने का कोर्स है उनका, उनके बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की, N4 N5 जो उनके लैंग्वेज के उन्होंने एक सेटअप रखा हुआ है ताकि उधर आके हम वर्कफोर्स किसी भी मुल्क तो से। क्या पाकिस्तान में ऐसे वोकेशनल सेंटर्स हैं जो लैंग्वेज के हवाले से या उनके स्किल्स या फिर उनके जो थोड़े से
टेबल और डाइन आउट करते हुए कुछ जी, जो एक एथिक्स होते हैं उसके इसके बारे अंदर में बता रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर स्किल्स सेंटर्स भी हैं, लैंग्वेज सेंटर्स भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और बन भी रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर। और क्योंकि देखें हर चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते, कोई चीज़ है उसको प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आए। और एक मैं चाहता हूँ कि ये यूथ के लिए सेमिनार्स अरेंज करें, गवर्नमेंट लेवल पे सेमिनार्स अरेंज होने चाहिए, हर शहर के अंदर सेमिनार्स अरेंज हो, उनको बताया जाए कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ को हम प्रॉपरली हाईलाइट कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब कराची में है, हैदराबाद में है, मुल्तान में है, सक्खर छोटे में है, शहरों में ज्यादा बल्कि हर जगह पे नीड है। देखें। जब आप इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको आप एक सेमिनार अरेंज कर देंगे तो, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल पे होगा या एसोसिएशन लेवल पे होगा, तो लोगों को पता चलेगा यूथ को कि यार अपॉर्चुनिटीज़ बाहर कौन सी अवेलेबल हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अब हमें एक प्राइवेट सेक्टर पे अप्रोच करना और एक गवर्नमेंट लेवल पे अप्रोच करने में ज़मीन आसमान में फ़र्क है। अगर वो अप्रोच किया जाए, सेमिनार्स किए जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप यूथ का रश देखिएगा। अब फिर यूथ को जब आप एक रश गाइडलाइन के देते अलावा हैं, उनका एक रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। अहमद चुनार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अहमद साहब ये बताइए कि आज के मार्केट के पोजीशन और थोड़ा सा पूरे मंथ को समराइज कीजिए, कैसे दिखाई दे रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो रेट पैरिटीज हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन रेट्स के ऊपर जो है वो ये बायस की कॉल होनी चाहिए और इसमें माल जो है उनको लेना चाहिए। आप पूरे महीने की कारकर्दगी समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये महीने में मिला जुला रुझान इस सेंस में रहा है कि काफ़ी तादाद में रूमर्स IMF के साथ माहिदा, IMF के साथ माहिदा नहीं हो रहा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केटों में चलती रहीं। जाहिर है कुछ प्राइसेस बढ़ने की भी बात आ रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें बिजली, गैस और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से मार्केट जो है वो प्रेशर में ज़रूर रही है, लेकिन इस प्रेशर के बावजूद मैं समझता हूँ कि मार्केट के जो लेवल्स हैं वो बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स हैं और इस लेवल्स पे जो है वो सरमायाकारों को बिल्कुल आगे आना चाहिए। दो बातें इसमें ज़रूर हैं कि सरमायाकार हेजिटेंट दो वजह से है। एक तो ये कि डिविडेंड पे आउट जो है वो होना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट हमारा 16-17% पे पहुंच गया है, तो ज़ाहिर मार्केट जो है वो सिक्योरिटीज़ के बजाय बैंक सिक्योरिटीज़ में या बैंक ट्रेजरी बिल्स में जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगती है। मगर मैं समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ जब ये IMF के एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, हमारे पास जो है वो डॉलर आ जाएंगे, मुल्क की इकनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो सबसे बड़ी बात ये होगी कि मार्केट की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, डॉलर भी अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा, और जो इस वक्त एक कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं वो कीमतें जो हैं वो अपनी जगह पर थोड़ी सी वापस भी आ सकती हैं। इसी तरह एक्सचेंज रेट की जब हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 280 तक पहुंच गया था, फिर घट के 268 तक आ गया और फिर एक आध रुपये प्लस माइनस चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सचेंज रेट भी अपनी नॉर्मलसी की तरफ चला जाएगा और लोग इनकरेज होंगे कि बैंकिंग रूट्स और बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो हैं डॉलर के मामले में ज़्यादा करें। चूंकि ओपन मार्केट का रेट और इंटरबैंक के रेट में 30-40 रुपए का फर्क था, तो उस फर्क के लिए लोग जो है वो बैंकिंग चैनल आपने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे पूछती चलूं। सबसे पहले आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी भी कॉन्फिडेंट होगी। डू यू थिंक दैट कि 17% ऑलरेडी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर अगेन इंटरेस्ट रेट यानी कि पॉलिसी टाइटनिंग की बात की जा रही है। अभी भी जो नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग है उसके अंदर यही जो है वो फोकास्ट है कि यहाँ पर जो है वो पॉलिसी रेट बढ़ाया जाएगा। आप क्या समझते हैं, यहाँ पर क्या इकदाम होंगे और क्या फोकास्ट है आपकी अपनी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी रेट की टाइटनिंग की हमेशा बात आती है, शायद हमारे मुल्क के लिए ये बात नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी महंगाई बढ़ जाती है और लोग जो है वो इसका अनड्यू एडवांटेज ले जाते हैं। तो मैंने तो हमेशा इस फोरम पे बात की है, हर फोरम पे बात की है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए और लोगों को ये इंसेंटिवाइज दें कि लोग जो हैं वो कारोबार करें बजाय इसके कि बैंकों की तरफ जाएं। पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंडिंग दिस? दे शुड अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये वो पॉलिसी चल रही है जो बाहर के मुल्कों में काबिल अमल होती है, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर 1-आधा % था
वो 3-4-5% पे आया है, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट रेट 7% से बढ़ के 17% के पास चला गया। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी डिजायरेबल नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारी इकोनॉमी में हमेशा हम पॉलिसी टाइटनिंग की बात ना करें, बल्कि लोगों को रिलीफ देने की बात करें, ताकि इकोनॉमी जो है वो फले फूले, लोग बाइंग करें और रेट का स्पाइरल ना आए। आज पॉलिसी रेट बढ़ने की वजह से रेट का स्पाइरल आता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी हो जाती हैं और लोगों की बाइंग पावर जो है वो खत्म हो जाती है। यहाँ लोगों की बाइंग पावर खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना किसी सूरत में हमारी मईशत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मार्केट के हवाले से है वो है आईएमएफ की जो एक डिले इन द प्लान, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था, ट्रांच आने वाली थी या काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, थोड़ा सा जो एक डिले है या फिर वो जो एक लिंगर ऑन हो रहा है, आप समझते हैं चिनाई साहब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि मार्केट को दोबारा कॉन्फिडेंस दिया जाए? आज वीक का आगाज है, बड़ी ही एक लो सेंटिमेंट्स के साथ एक लैकलस्टर बिहेवियर मार्केट का देखा गया है। पूरे वीक के अंदर भी फोकस यही की जा रही है कि थोड़ा एक कॉशियसली बिहेवियर देखा जाएगा। डू यू थिंक दैट कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट की तरफ आना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें होंगी। आज ईसीसी की मीटिंग है, उसमें वाहिद एजेंडा जो है वो गैस प्राइसेस का जो है वो सेटलमेंट है, क्या है उसको बढ़ाया जाए, किस लेवल पे लेके जाया जाए और किस तरह जो है वो गैस का जो के प्राइसेस हैं जो आईएमएफ के साथ तय हुए हैं उसको उस लेवल पे लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आईएमएफ भी जो है वो ये देख लेगा कि पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव इकदाम हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव इकदाम हो रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आईएमएफ की डील जो है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई डिले हो, और वो हो जाएगी। वंस वो हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में वाइब्रेंसी खुद ब खुद आ जाएगी और लोगों को ये पता होगा कि अब ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने जा रही है पाकिस्तान में। राइट, वेल थैंक यू सो मच चिनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और खासकर हम देखें मार्केट की परफॉर्मेंस तो वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं, और ऑब्वियसली येस के मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में बेस्ट जो है वो यहाँ पर बाइंग भी होगी और इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो इन्वेस्टर्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट आने से पहले इकोनॉमी के जो डिसीजंस हैं वो सामने आ जाएँ। तो ये एक वेट एंड सी की पोजीशन है जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि लिंगर ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदनान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनसे मजीद बात करते हैं। अदनान साहब, रेमिटेंसेस के हवाले से बात हो रही थी। अगेन यहाँ मार्केट की सूरत हाल देखते हैं या इकोनॉमी की सूरत हाल देखते हैं, हर जो एक पोजीशन है वो अपनी जगह क्रिएट किए हुए है, चाहे एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो या रेमिटेंसेस के हवाले से बात हो। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इम्पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जो ईजिली हमें लगता है कि ये डायग्नोज्ड है और इसको वर्कआउट किया जा सकता है वो है ह्यूमन कैपिटल। सो डू यू थिंक दैट कि आपने जापान की जैसे एग्जाम्पल दी, चाइना की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। जी, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा। जब आपने बात की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्स का जो डेफिसिट है 18 से 20 अरब डॉलर का, इसको हमें फुलफ़िल करना है, और उसको फुलफ़िल करने के लिए या तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी या फिर हमें रेमिटेंसेस बढ़ानी पड़ेगी। अब रेमिटेंसेस बढ़ाने के लिए तो आप, अच्छा एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आईएमएफ के बारे में एक बात चिनाई साहब भी कह रहे थे। आईएमएफ हमारे वो डॉक्टर हैं कि हम पेशेंट हैं, वो डॉक्टर हैं, और पेशेंट बगैर डॉक्टर के पास जाए ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर जब तक हमें मेडिसिन नहीं देगा उस वक्त तक हमने ठीक नहीं होना। आईएमएफ के साथ हम ऑन बोर्ड होंगे तो हम फिर ही हमारी इकॉनमी आगे को चलेगी। अब देख लें, हम 300 अरब रुपये 3000 अरब रुपया हम सूद के मद में हर साल दे रहे होते हैं, हम वो दे रहे हैं। एक तो हमें मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से भी और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ना फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर आना चाहिए। जो हमारे ये जो रिटेल्स और आगे पीछे जितनी भी शॉप्स हैं, 40 लाख 50 लाख शॉप्स, आपको याद होगा ये तो हुआ था जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे इस जी, गवर्नमेंट के फिक्स रिजीम में अभी तक नहीं आया। अभी फिक्स उसको करने की, इम्प्लीमेंट करने की बिजली के बिलों के जरिए कोशिश तो की गई थी, मगर बड़ा शोर शराबा हुआ था। शोर शराबा देखें जी, फिर आप एक तरफ फिर महंगाई पे टैक्स लगेगा, फिर टैक्स पे टैक्स लगने से क्या होगा, जो गरीब आवाम है ना, अब बिजली के ऊपर और टैक्स, पेट्रोल के ऊपर और टैक्स, हर चीज के ऊपर, खाने पीने के वो जो टैक्स लगे हुए हैं उसके ऊपर 2 टैक्स और लगा दें। उससे बेहतर नहीं है कि आप जो बिजनेस कम्युनिटी है और हम लोग सब इंक्लूडिंग मी,
हम लोग सब इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर आ जाएं और एक हमारा टैक्स नेट को हम बढ़ा दें, ताकि हमारा जो सूद जा रहा है एटलीस्ट हम इधर से कुछ ना कुछ तो वो जनरेट करके दें। अब रेमिटेंसेज के ऊपर आज से पहले फोकस नहीं किया गया था। ये पिछले कुछ महीनों के अंदर रेमिटेंसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फोकस किया है और इसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आपने बात की थी जापान की। अब जापान के अंदर 13 कैटेगरीज उन्होंने हमसे मांगी है, पिछले तकरीबन 2 साल से वो हमें ऑन बोर्ड लिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप इसको हाईलाइट करें, पाकिस्तान कह रहे हो हमें वर्क फोर्स भेजें, आपके पास यूथ बहुत अच्छी है, एजुकेटेड, स्किल्ड, हर चीज़ हमारे पास है। यकीन करें आज आप देखते हैं अपने यूथ को देखते हैं तो अनएम्प्लॉयड इतना फिर वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमें अप्रोच कर रहे हैं कि जी आप हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ बताएं। अब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये है कि जब हम उनको बोलते हैं कि आप जाके लैंग्वेज सीखें, वहाँ पे आके उनके स्टक हो जाते हैं। वो वहाँ पे सर इसके अलावा किसी और तरीके से भेज दें, शॉर्ट टर्म बताएं, लैंग्वेज नहीं हमें वैसे किसी कंट्री में भेज दें। देखिए तो ये तो अर्ज हमें अवेयरनेस के थ्रू पैदा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी मिनिस्ट्री को इस टाइम पे सोचना पड़ेगा। देखिए अगर आपने रेमिटेंसेस को बढ़ाना है और इसको 4 से 5 अरब डॉलर पर ईयर पे पर मंथ पे लेके जाना है तो आपको यूथ को प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। रेमिटेंसेस इस तरह नहीं बढ़ जाती, हमारा कॉन्फिडेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इस तरह नहीं बढ़ जाता। हमें जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन गल्फ स्टेट से भी आ रही हैं, जब तक प्रॉपरली ऑन बोर्ड इस बिजनेस कम्युनिटी को नहीं लेंगे हम किस तरह जाके एक्सप्लेन करें। अच्छा, किन सेक्टर्स में पोटेंशियल मौजूद है आप समझते हैं कि उनको इस इकोनॉमी की हालत देखते हुए थोड़ा सा करना चाहिए काम या फिर आना चाहिए सामने? देखें जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स बहुत अच्छा है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट बाहर से आई है। आपका फार्मिंग पूरी के अंदर दुनिया में जी बिल्कुल ऐसे यूरोप के अंदर फार्मिंग चाहिए आपको, हॉस्पिटैलिटी के लिए चाहिए, जापान को चाहिए, और उसके अलावा आपका इंडस्ट्री के अंदर चाहिए, आपका इलेक्ट्रिकल में चाहिए, मैकेनिकल में चाहिए, आपका यूथ तो उनको 13, 14, 15 कैटेगरीज में चाहिए। अब वो यूथ अब माजरत के साथ ना तो वो खुद तैयार हो रही है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर प्रॉपरली इसको हाईलाइट किया जा रहा है। एक ऑफिस के अंदर बैठ के डिसीजन लेने में और इसको ओपनली हाईलाइट करने में तो अदनान साहब कितना चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को भी देखते हुए कुछ तो गवर्नमेंट की जानिब से भी लिए जा रहे हैं, कोशिशें तो की जा रही हैं, ये यूथ का भी फर्ज बनता है और प्राइवेट सेक्टर भी सामने आए इस पे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकाम बाला से, सबसे बड़ों से, कि एक पॉलिसी बनाए यूथ के लिए और इसको रेमिटेंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए एक पॉलिसी बनाए जो कि 5 से 10 साल के लिए हो, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए वो अगली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करे। अगर मुल्क के बारे में सोचना है, अगर मुल्क के बारे में नहीं सोचना तो फिर बैठ के बातें करने का हमारा फ़ायदा नहीं है। डेली आके हर कोई इधर आके बातें कर लेगा और रेमिटेंसेस हमारी इंक्रीज़ नहीं होंगी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी नहीं। हमें उसके लिए पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है और इसके हमें अपने एक इंडिविजुअल भी कोशिशें करने की ज़रूरत है। सेक्टर आपने जिक्र किया, प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे, उनको अब फैसिलिटेट जब उनको करेंगी तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हाईलाइट होगी। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे सेमिनार्स अरेंज करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी मिनिस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर सेमिनार अरेंज करें और एक टारगेट बना लें कि अगले 2-3 महीनों के अंदर हमने ये सेमिनार मुख्तलिफ शहरों में अरेंज करने, अपने यूथ को, जो हमारा कैपिटल है उसको इकट्ठा करना है। जो तो यहाँ पे सेट हैं वो ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है या उनको बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है उनको हम अपना एसेट क्यों नहीं बनाते? यही लोग हमारे बाहर जाके ये हमारा पाकिस्तान का नाम भी बनेंगी, एसेट बनेंगे और हमें रेमिटेंसेस भेजेंगे। और ये जो गैप हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है ये कवर अप करने के लिए बहुत अच्छा है, हमारी यूथ ही है। एग्जैक्टली और इसको बढ़ाने के लिए आप समझते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है इसको बढ़ाने के लिए जो भी डिसीजंस हैं या जो भी इकदामात हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो रेमिटेंसेस के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं? जी, रेमिटेंसेस इस टाइम पे $31 बिलियन थी और आई कैन एश्योर कि अगर इसी तरह अगर ये जो रेमिटेंसेस पिछले कुछ महीनों में कम हुई हैं, अगर दोबारा इस तरह जो हमारी तजवीज़ पे अगर फोकस किया जाए तो इसको $45 बिलियन तक अगले साल में हम ले जा सकते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज़ आपने जिक्र किया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जगह है,
और कौन से आप समझते हैं वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जो सेक्टर्स हैं उनमें जो स्पेस मौजूद है यंगस्टर्स के लिए जिनको फोकस करना चाहिए? एक तो आपने कहा कि लैंग्वेज बैरियर दूर करना है। जी, देखें लैंग्वेज बैरियर का जो इशू वो इस तरह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आई है उनकी बेसिक लैंग्वेज उनकी हमें फुलफ़िल करनी है। वो 3 से 6 महीने का कोर्स है जो कि हम डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर से हम ट्रेन कर सकते हैं अपने यूथ को। और इसके अंदर आपका मैंने आपको बताया हॉस्पिटैलिटी है, आपका मेडिकल फील्ड है, आपका नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, फार्मिंग की रिक्वायरमेंट है, शिप ब्रेकिंग के अंदर रिक्वायरमेंट इनके अंदर है। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी में बाहर बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट इस टाइम पे है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर बहुत इस टाइम पे रिक्वायरमेंट आई है। ये तकरीबन 13-14 कैटेगरीज है जो उन्होंने गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने उसको हाईलाइट करके हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के टेबल पे रखा हुआ है। अब यूरोप के अंदर अगर 2 मिलियन वर्कफोर्स की ज़रूरत है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर, तो कौन किसने फुलफ़िल करना है? हमने फुलफ़िल करना है। मलेशिया के अंदर 7 से 8 लाख पहले से हम ये यकीन के साथ कह लें कि हमने ही फुलफिल करना है, तो फिर हम उस पर काम देखिए कर सकते हमने हैं। फुलफिल तो करना है लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर हम Right. नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स वो कंट्री उसको वर्कफोर्स जो चाहिए वो दूसरे मुल्क हमारे हमसाय मुल्क की तरफ जा भी रही है और बैलेंस जो हमारा जो कोटा है वो चला भी जाएगा। वेल मियां जाहिद साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। तो जाहिद साहब वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमी के हालात, अब अदनान साहब से भी हम डिस्कस करते रहे हैं, क्या समझते हैं आप? IMF से नेगोशिएशंस हो रही हैं, फर्दर डिले दिखाई दे रहा है, पोजीशंस लिंगर ऑन की हैं, बट अभी हमें जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं उनसे भी निपटना है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमें पता है कि अभी 9th रिव्यू चल रहा था और वो 9 दिन यहाँ पे रहा IMF का डेलीगेशन, और फिर वो एक जो उनका मेमोरेंडम है वो तो वो उन्होंने भिजवा दिया, लेकिन हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाया, और उसके लिए अभी ऑनलाइन वहाँ उनके साथ हमारी निगोशिएशन चल रही हैं और पता नहीं ये कितने दिन लेती हैं। असल बात यह है, जो मैं समझता हूँ, जो हम सब जानते हैं कि IMF के कुछ तकाजे हैं जो वो कह रहे हैं कि जी अप फ्रंट पहले आप ये हमें कंप्लाइंस करें तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब उसमें ज़ाहिर है कि वो मिनी बजट है जिसको कह रहे हैं कि 200 अरब रुपए के टैक्स लगाएं, फिर इसी तरीके से बिजली गैस की कीमतें हैं, फिर बिजली गैस की कीमतों के अलावा उसमें उस सेक्टर में रिफॉर्म्स हैं। वो कह रहे हैं कि 100% बिल रिकवरी की हमें आप श्योरिटी दें कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो 80 के करीब हैं जिसमें लॉसेज हैं 600-700 अरब रुपए साल के, तो उसमें भी वो कहते हैं कि इसका हमें कोई टेंजिबल वाजे कोई ऐसा प्लान दें कि जो बिलीवेबल हो, कि जो हम समझें कि हाँ वाकई इसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरह की उनकी जो चीज़ें हैं, जो अपफ्रंट कंडीशंस हैं वो हमें पूरी करनी है। तो उसमें गवर्नमेंट इस तरफ तो जा रही है टैक्स बढ़ाने के ऊपर भी, बिजली गैस की कीमतों के ऊपर भी, मैं अदनान साहब से भी भी। यही बात कर रही थी। तो क्या हमें फिक्स टैक्स रिजीम की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि अक्सर एनालिटिकल व्यूज भी फिक्स मौजूद टैक्स है? रिजीम तो देखें, फिक्स टैक्स तो कोई चीज़ नहीं होती। फिक्स टैक्स तो होता है टैक्स जगह टैक्स, वो तो भत्ता होता है। फिक्स टैक्स नाम की कोई चीज़ दुनिया में कैटेगोरिकली डिवाइड कर सकते हैं हम। हाँ, कुछ एरियाज हैं जहां से टैक्स नहीं नहीं, कलेक्ट हो दुनिया पाता, में तो बहुत फिक्स सारे ऐसे फिक्स किया जा टैक्स सकता है। नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखें ये सेल्स टैक्स जो है ये हम लेते हैं, ये कंजम्पशन के ऊपर होता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फिर एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम के ऊपर होता है। तो अब आपकी इनकम कितनी है, आज आपकी इनकम से 100 रुपये है, कल 110 हो सकती है, परसों 90 रुपये हो सकती है। ठीक तो है। उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस होने के बाद जो आपकी इनकम होगी, नेट इनकम, उस पर टैक्स होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई फिक्स टैक्स नाम की तो कोई चीज ये है तो नहीं। सैलरीड हो गया ना, बट अगर आपके नहीं, वो जो एक छोटी बिजनेस की दुकान भी, है, एक बड़ा बिजनेस, दुकान है, एक बिजनेस का भी सुपरमार्केट ऐसे ही है, बिजनेस का भी ऐसे ही है कि बिजनेस में भी आप अगर किसी के ऊपर फिक्स टैक्स लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसको स्टॉक पे डाल देता है, तो वो तो सेल्स टैक्स है ऑलरेडी। तो ये लेना है आपको टैक्स इनकम पर। अब पाकिस्तान में मैं आपको गुजारिश करूं कि पाकिस्तान में 300 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी है पर एनम। अब 300 अरब डॉलर का मतलब ये है कि अगर हम इसका 14% श्रीलंका का या इंडिया का हिसाब भी लगा लें 14-15% के हिसाब से, तो इसका मतलब है 450 अरब रुपए के हमें टैक्स में 450 अरब डॉलर के हमें टैक्स मिलने चाहिए, और उसको 250 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 11,000 अरब। तो 11,000 अरब रुपए के हमें टैक्स मिलने चाहिए, वेयर एज के हमें जो टैक्स मिल रहे हैं वो सिर्फ 7,000 अरब के मिल रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि हम जो हमारा पोटेंशियल है, जो पूरा वर्ल्ड ओवर जो पोटेंशियल है, उसका हम सिर्फ 60% हम टैक्स ले रहे हैं। तो फिक्स टैक्स का मतलब ये होता है कि और महंगाई करना, गरीब आदमी के ऊपर और लोड डालना। तो इस जबकि हम चाहते ये हैं,
या जो सिस्टम होता है कि वो सर इनकम यहाँ से पर लेना। आपने इनकम टैक्स की बात की, लेकिन एक जो सुपर टैक्स था वो भी तो इसी की एक ब्रांच था। जी, सुपर टैक्स जो होता है वो भी ये है कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर जाती है कि जो एक नॉर्मल रेट है, उस रेट के बाद भी अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इनकम है कि जो हम गवर्नमेंट समझती है कि ये गरीब आवाम के लिए काम में आनी चाहिए, तो वो फिर उसमें सुपर टैक्स लगाया जाता है, जो कि फिर कोर्ट्स ने उसके ऊपर कुछ स्टे भी दे दिए थे, वो स्टे सारे वेकेट हो गए और अब हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये टैक्स जो है, ये सुपर टैक्स, ये आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा का मतलब ये है कि अब गरीब आवाम के लिए, मईशत के लिए ये आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी तरीके से विंडफॉल प्रॉफिट्स थे इस साल बैंक्स के, तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट करने जा रही है कि जी गरीब आवाम के ऊपर ज़्यादा टैक्स का लोड, ये जो 170 अरब रुपए के टैक्स लगने, ये तो ना उन हो। पे ज़्यादा डालने की बजाय इसका बोझ ज़्यादातर जो है ऐसे लोगों के ऊपर डाला दिस जाए इज द जिनकी वे, एक्चुअली इनकम। ये तो एक वे आउट है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसी तरह पेट्रोलियम की जो कंपनीज हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे तबकात हैं कि करना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारा रिटेल सेक्टर है वो भी इस वक्त अगर आप देखें तो वो कोई टैक्स नहीं देता। एक गलत फहमी लोगों को ये है कि सेल्स टैक्स तो हम तो देते हैं जी, तो सेल्स टैक्स तो मेरा मजदूर भी वही देता है, मैं भी वही बिल्कुल, देता हूँ, मेरा ऐसा ही। ड्राइवर भी वही देता है, मैं भी वही देता हूँ। वेयर एज के ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक आदमी अगर उसकी सैलरी 25,000 है और उस 25,000 के ऊपर वो 2,5-3 हज़ार रुपये 17% सेल्स टैक्स पे करता है, तो मेरी इनकम अगर 10 लाख है या 5 लाख है या 2 लाख है, तो मुझे तो टैक्स ज़्यादा देना चाहिए ना, तो मैं नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये टैक्स जिस चीज़ को कहा जाता है वो इनकम पे कहा जाता है, और डायरेक्ट इनकम जो होती है, नेट इनकम, उसके ऊपर टैक्स होता है, और वो पाकिस्तान में सर आइडिया ये सबको है, देना अब चाहिए। फाइनेंशियल जो बिल पेश हो रहा है, फाइनेंशियल बिल की बात हो रही है, इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट होने की आप समझते हैं कि उम्मीदें हैं? फाइनेंस बिल, फॉर द फाइनेंस जी फाइनेंस बिल अब वो असेंबली में पेश होगा, जो कि नए जो टैक्स मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट अब लगाने जा रही है, वो तकरीबन 170 अरब रुपए के हैं, जो कि अब असेंबली में उसको पुटअप करेंगे। फिर वन असेंबली ऑफ द में कंडीशनैलिटी ऑफ एग्जैक्टली आईएमएफ। वो एक देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो ज़्यादा हैं, अगेन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हमने इस दुनिया में ज़िंदा रहना है और एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदा रहना है, तो हमें अपनी बेल्ट टाइट करनी होगी, हमें अपने लीकेजेस ठीक करने होंगे, हमें अपने लॉसेस ठीक करने होंगे। हमें ये देखें, एक और अहम बात है कि हम साल में हम 26,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं महीने में, और उस 26,000 में से 4,000 मेगावाट बिजली पता ही नहीं चलती कि कहाँ गई। अब दुनिया में हम किसी Line को कह losses सकते हैं। हैं, लाइन लॉसेज है, बिल नहीं मिलते, रिकवरी नहीं है, हम दुनिया में किसी को कह सकते हैं? मैं आपसे कह सकता हूं कि जी आप मुझे $1 अरब दे दीजिए और मैं बिजली बनाऊंगा, और उसके बाद मुझे उसमें से 400 अरब डॉलर की बिजली, 400 अरब रुपए की बिजली का पता ही नहीं चलेगा, तो आप मुझे देंगी? कोई भी नहीं देगा। तो ये सिचुएशन है कि हमें इन चीज़ों को ठीक करना होगा। इसी तरीके से हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे जाना होगा। कौन सी कौम है दुनिया में जो 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और फिर सोलर आपके पास है, आपके पास विंड आपके पास है, आप उस तरफ स्विच नहीं करते, उस तरफ आप जाते नहीं। आप वो करें ना, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसके लिए एक क्रैश प्रोग्राम का ऐलान किया कि हम इमीडिएटली हम उसके ऊपर स्विच ओवर करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये काम ऐसा है कि देखें, हम चाइना के बारे में सुनते हैं कि जी उन्होंने 6 महीने में वो ग्रेट हॉल बना दिया, 6 महीने में फलां ब्रिज बना दिया, फलां वॉल बना दी। तो 6 महीने, ये तो सोलर के लिए तो 6 महीने कोई टाइम ही नहीं है। 6 महीने में आप हमारा पूरा मुल्क सोलर पे मुंतकिल हो सकता है, उससे 10-12 अरब डॉलर की हमें सेविंग हो सकती है। इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम 4-5 हज़ार अरब रुपए बैरून मुल्क किसानों को बांटते हैं हर साल। वो उनको देने यहाँ की बांट बजाय सकते हैं अपने अपने। मुल्क के किसानों को बांटें और यहाँ पे कारपोरेट फार्मिंग करें। ये 17 अरब तो डॉलर जाहिर की साहब इंपोर्ट से तो जितनी जान छुड़ाएं। गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए गए, अभी आईएमएफ के आने के बाद भी उन्होंने अपनी हर दाव लगाकर हर तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो भी बहाल हो और सारी चीज़ें भी अलाइन हो, और गरीब आदमी के ऊपर, यानी कि वो जो हमारा मुतवस्सित तबका है उसके ऊपर भी कोई जो है बर्डन ना हो। फिर भी उसके बावजूद आप समझते हैं कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे लूप होल है उसको भी कर्टेल करने की जरूरत है? बात यह है कि हम हमारे जो लेंडर्स हैं, हम उन्हें ये तो कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते दे दो यार, दे दो, हमारी बस हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो रहा है, हमें दे दो, हमें दे दो। अरे भाई, जो काम करने के हैं वो भी तो करें ना साथ के साथ। सब किए तो हैं, अभी रुपी को फ्री फ्लोट नहीं, छोड़ा तो है, हर चीज़ के हवाले से देखा तो लेकिन है। देखें ना, 4 महीने हमने ज़ाया कर दिया। अब इसमें आप देखें कि हमारी इस वक्त 17% फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई है। जाहिद साहब, अगर 4 महीने ज़ाया नहीं करते आप समझते हैं तो फौरी तौर पे क्या उस वक्त डिफॉल्ट होने के खतरात नहीं थे? नहीं, क्योंकि वो जब इंपोर्ट हम दो स्टार्ट में चीज़ें हम बोल मिक्स कर लेते रहे हैं, हम 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। देखें, डॉलर को फ्री फ्लोट करना एक अलग चीज़ है और इंपोर्ट को कंट्रोल करना एक दूसरी चीज़ तो है। ये जो बल जब एक महंगाई का आ रहा है तो उस वक्त नहीं आ जाता? गवर्नमेंट ने 2 काम किए थे।
गवर्नमेंट ने ये काम किए थे कि एक तो इंपोर्ट को कंट्रोल किया, इंपोर्ट को रोक दिया, ठीक। अब वो तो ज़ाहिर है मरता क्या ना करता, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपको इंपोर्ट रोकना आपकी मजबूरी थी, वो आपने रोक ली, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन साथ साथ जो डॉलर को उन्होंने होल्ड कर लिया, ये इसकी वजह से आपकी तकरीबन 6% एक्सपोर्ट कम हुई और आपकी 17% के करीब आपकी फॉरेन रेमिटेंस कम हुई। ये दोनों मिला के मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ। बिल्कुल, ये आपने सही वादे किया है और मैं इस चीज से कन्विंस भी हो रही हूँ। लेकिन एक जो कमी थी वो ये थी कि डॉलर मार्केट में आ रहा था और वैनिश हो रहा था। इसीलिए हो रहा था ना, इसीलिए हो रहा था कि अगर उसको ओपन मार्केट या ग्रे मार्केट में जो फॉरेन रेमिटर है, अगर उसको पैसे मिल रहे थे 270 या 280 रुपए और इंटर बैंक में उसको मिल रहे थे 224 रुपए, तो वो ऑप्ट यही करता था कि भाई मैं 270 रुपए में या 280 रुपए में बेचूं। तो इतना ज्यादा जो 25% 24% का गैप होगा तो ज़ाहिर है वो लोग वो ऑप्ट करेंगे ना, क्योंकि वो भी तो गरीब लोग हैं, वो कौन से सरमायादार हैं, वो बाहर जाके गरीबुल वतनी में वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तो वो पैसे उनको जो ज़्यादा मिलेंगे वही करेंगे ना। इसमें ज़रूरत इसी चीज़ की थी कि हम पहले भी यही कह रहे थे कि इस डॉलर को जो रोका गया है वो नहीं रोकना चाहिए, उससे आपकी एक्सपोर्ट भी कंप्रोमाइज़ हुई और उससे आपकी रेमिटेंस भी कंप्रोमाइज़ हुई। लेकिन अब ये इसको आज़ाद कर देने के नतीजे में आप देखिएगा कि इसमें आपकी रेमिटेंस भी बढ़ जाएगी और आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। बल्कि सो मच सो कि अभी जो जर्मनी में एग्जीबिशन हुई थी उसमें हमारे लोग गए थे, तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर में उनको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। इसी वजह से मिले हैं कि जब हमारा एक्सपोर्टर जो है, जब वो उसको अपनी कॉस्टिंग करता है और वो ये देखता है कि जी मैं अब मुझे 280 या 270 रुपए के हिसाब से डॉलर मिलेगा, तो वो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो सस्ता माल बेच सकता है। जो मैं पहले भी कह रहा था कि हमें एग्रेसिव मार्केट करनी चाहिए। जब पूरी दुनिया में रिसेशन है और उनकी बाइंग कम हो चुकी है, तो उस कम बाइंग में भी अपना केक साइज बढ़ाने के लिए हम अगर एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे तो अपना केक साइज बढ़ाएंगे ना। ये तो पूरी दुनिया में एक असूल है कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट कम बिक रही होती है तो आप उसमें सेल लगा देते हैं, आप उसकी रेट कम कर देते हैं, तो एग्रेसिव मार्केटिंग होती है। तो हमें यही चाहिए कि एग्रेसिव मार्केटिंग करें, जो भी हम कर रहे हैं इससे भी मजीद करें। जब हम करेंगे तो देखें हमें डॉलर ही चाहिए ना, एंड ऑफ द डे हमारे पास डॉलर की किल्लत है। हम IMF के पास डॉलर के लिए जा रहे हैं, सऊदी अरब के पास डॉलर के लिए जा रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि हम डॉलर किस तरह ले सकते हैं। तो डॉलर इसी तरह ले सकते हैं कि आप उसको फ्री फ्लोट करें, एक्सपोर्टर को आप इंसेंटिव दें, फॉरेन रेमिटर को आप इंसेंटिव दें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, उसके लिए अपने मुल्क में एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए जो अदलिया का रोल है, देखें जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके साथ कुछ डिस्प्यूट्स भी आएंगे, तो उसको भी हमें टैकल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो हम इस वक्त दुनिया में 108वें नंबर पे आते हैं बिजनेस को फैसिलिटेट करने में, और उसको हम ठीक करें। हम क्यों नहीं उसमें 10वें 20वें 25वें नंबर पे आते हैं। तो वो अगर हम आए उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। और ये कोई आज की दुनिया में जब इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है तो सारी चीज़ें आप रिलैक्स करें, रिलैक्स करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर उसमें बिजनेसमैन को तभी उसमें जब लोग आएंगे, बिजनेसमैन जब बिजनेस करने के लिए बैठा है तो उसके लिए पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री हो, वो तो अपना फायदा देखेंगे। तो अगर पाकिस्तान अट्रैक्ट करना है तो आपको ये तो उसको ये सारा आप उसको सहूलतें देंगे, उसको अट्रैक्शन देंगे, फिर वो जो यहाँ नफा कमाएगा वो नफा कमा के बाहर ले जा सकने की उसको सहूलत देंगे। ये सारी चीजें जब आप उसको देंगे, फिर इस वक्त आप देखें CPEC में हमने 8 वो बनाने थे इकोनॉमिक जोन्स, उसमें से सिर्फ एक के ऊपर काम का आगाज हुआ है, ये धाबे जी वाले पे, और किसी पे काम का आगाज ही नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो हम नहीं इस पे काम कर सकते। ये तो ऐसी चीजें हैं कि महीने 2 महीने के अंदर अंदर हम इसको डूअर, हमारे शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, अच्छा जो करते हैं काम और करके उन्होंने दिखाया है। तो बात यह है कि अब उनकी टांगें खींचनी बंद करें खुदा के वास्ते, ताकि वो अपना काम करें, गवर्नमेंट अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, वो जब इलेक्शन उसने कराने होंगे करा लेगा। लेकिन ये कि आप इस वक्त हुकूमत की टांगें मत खींचें, हुकूमत को काम करने दें। क्यों कि इस वक्त हुकूमत की या जो भी एग्जेक्टिव है उसकी टांगें खींचने का मतलब है कि हम पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं। अक्सर होता ये है कि मैं अदनान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी कि होता ये है कि हम अपना काम के अलावा सारे काम कर रहे होते हैं, तो हम अपना अपना काम करें। दूसरा मैं जाहिद साहब की बात से ही आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, वो ये कि जाहिद साहब ने कहा कि यहाँ पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको जो फ़ायदा हो रहा था वो देख रहे थे। आप समझते हैं, आपने भी ये कहा कि फ़ायदा बाद में देखें, पहले अपना मुल्क देखें, तो प्लीज़ इसको जस्टिफाई करें। जी मुल्क को तो देखना पड़ेगा। देखें अब 3-4 महीने अगर ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस को कम किया है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ क्या पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। आप देख लें, हमारा पैसा नहीं आया, हमारे पास रेमिटेंसेस कम हो गई हैं। आज स्टेट बैंक के सर्वे जो है, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें $1.9 बिलियन हो गया जनवरी का।
अब ये है कि हाँ जो फ्री फ्लोट किया है इन्होंने वो जनवरी 25 को, हाँ इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि फरवरी के महीने के अंदर एक अच्छा आए, रेमिटेंसेस में इजाफा हो, क्योंकि अब वो जो बैकलॉग था और ग्रे चैनल था वो अब आके डिस्करेज हुआ है, जो कि आज से 4-5 महीने पहले कर देना चाहिए था। वो मैं मियां साहब की अच्छा, बात एक से बात agree और करता अर्ज हूं। करूं मैं आपसे, सॉरी है, जी, जी। ये जो पैसे तो आ रहे हैं वो ऑफिशियल चैनल से नहीं आ रहे, ग्रे चैनल से आ रहे जी, थे। ग्रे अब जब ग्रे चैनल में वो पैसा आएगा तो वो इन्फ्लेशन का बायस बनेगा। ऐसा ही है, अगर वो वाइट चैनल से आएगा, बैंकिंग चैनल से आएगा, तो वो इन्फ्लेशन का उस तरीके से रोल अदा नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी पे जाना चाहिए। जब जाएंगे तो ये मामला हमारे ठीक मैं मियां साहब से एक बात मैं मीन्स के जिक्र करना चाहूँगा। अभी हमारे फिक्स टैक्स नेट की मैंने जिक्र किया था। मैं बेसिकली फिक्स टैक्स नेट के अंदर ये चाह रहा हूँ कि जो रिटेल इंडस्ट्री है हमारी, जो रिटेल्स के अंदर है हमारे, जो हम रिटेल के अंदर हैं, जैसे हमारे प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो लोग हैं, वो लोग टैक्स नेट में नहीं आते हैं, उनके वो डायरेक्ट कैश पे आ रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे वो रिटेल के अंदर लोग जो कि 40 से 50 लाख या 30 लाख जितने भी हैं, अगर उनको हम फिक्स टैक्स की तरफ ले आएँ, मैं इंडस्ट्री की तरफ फिक्स टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं रिटेल के अंदर बात कर रहा हूँ, वो जो कि कैश पे डील करते हैं। अदनान साहब, मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, देखें फिक्स टैक्स जो है ये आज से 20 साल पहले एक दुकान के ऊपर 5,000 रुपये सजेस्ट किया गया, वो 5,000 भी इन लोगों ने दिया। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा अच्छा 2,000 रुपये दे दो साल का, वो भी लोगों ने दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, 1,000 रुपये दे दो साल के, वो भी किसी ने नहीं दिए। फिर गवर्नमेंट ने पॉइंट ऑफ सेल्स वाला सिस्टम लाई, POS, ठीक। अब जब उस पे लाए तो उसमें इनके पास को मेरा ख्याल है को 20-25 अरब रुपए उसमें आने शुरू हो गए। बात यह है कि अगर हम ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम प्लग नहीं करेंगे, इसमें जो लीकेज है इसको प्लग नहीं करेंगे और अवाम की स्वीट विल पे ही हर चीज़ को छोड़ देंगे कि मैं इसमें ऐसी जलेबी की तरीके से उस चीज़ को घुमाऊं कि भाई टैक्स तो देना ही नहीं। कानून को तो फिर फॉलो करना ही एक अलग ही चीज हो जाएगी कि यहाँ पर तो फिर वो ट्रैफिक के हवाले से कानून और बहुत सारी चीजें उसको फॉलो करना मुश्किल है। तो बात यह है कि देखें अभी हम लोग जो है ना इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो हमारी इस वक्त एग्जिस्टेंस एट स्टेक है। हमें इस वक्त ये सब हेरा फेरियाँ, चालाकियाँ और ये देखें गुर्बत बहुत है। गुर्बत कैसे दूर होगी? अंडा पहले या मुर्गी पहले? अब टैक्स देंगे तो गुर्बत दूर होगी। ये नहीं हो सकता जो लोगों का एक पॉपुलर आर्गूमेंट है कि जी पहले हमें आप फैसिलिटीज दें फिर हम टैक्स देंगे। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आपको टैक्स पहले देना पड़ेगा और फैसिलिटीज उसके बाद आपको मिलेगी। देखें हमारे सर इनकम टैक्स, हमारी पॉपुलेशन है 22 से 23 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। इनकम टैक्स हमारे कितने हैं फाइनल? जी 34 लाख, जो कि ज्यादा होने चाहिए। नील फाइलर बहुत ज्यादा है। अब इधर आगे अगर पब्लिक ये शोर मचाएगी कि जी हम महंगाई भी डाल दी और हमने टैक्स भी नहीं पे करना और फाइलर नील भी पे करेंगे। अब SECP के मुताबिक कितनी इंडस्ट्रीज हमारे स्मॉल या मीडियम या बड़ी इंडस्ट्रीज कितनी रजिस्टर्ड है? 1,85,000 हमारे पास रजिस्टर SEP में। सेल्स टैक्स कितना दे रही हैं वो आप देख लें, 60,000 दे रही हैं। अब तो हमने खुद भी तो ठीक होना है ना। चले सजेस्टिव मेजर दें कि हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उन ऑप्शंस को कैसे यूटिलाइज किया जाए। देखिए ऑप्शंस यही है कि आप इसको रिटेल इंडस्ट्री को तो रिटेल को तो लेके आए फिक्स टैक्स के अंदर, ताकि एटलीस्ट जो हमारा जो 3,000 अरब जो हम पर ईयर जो सूद पे दे रहे हैं हमारा कुछ तो इधर से कवर हो, जो कि हमारे जो डायरेक्ट कैश पे डील कर रहे हैं रिटेल के अंदर। मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग को तो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तब जाके एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी। टैक्स से आप मुझे 5 अरब रुपए लेकर दिखा दीजिए। नहीं होगा, 5 अरब नहीं आएंगे। कहाँ बात कर रहे हैं हम? हमें चाहिए जहाँ 2,500-3 हज़ार अरब रुपए हमें चाहिए, वहाँ मैं कहता हूँ आप 5 अरब लेके दिखा दें, नहीं आएगा। बात यह है कि जब तक आप सिस्टम को अकाउंटिंग पे नहीं लाएंगे, उसमें एक बड़ा मेनस है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है कि FBR से लोग खौफ खाते हैं, वो FBR में जाना नहीं चाहते। FBR का जब तक आप कल्चर तब्दील नहीं करेंगे, FBR को रेवेन्यू सर्विस नहीं बनाएंगे कि वो बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करे, और वो सर्विस प्रोवाइड जब तक नहीं करेगा उसका खौफ दूर नहीं होगा। तो एक तो मिथ है कि जी FBR की एक मिथ भी है। क्यों खाते हैं सर? वहाँ भी कोई कुछ ना कुछ फिशी मूवमेंट मौजूद होगा ना। देखें खौफ की मिथ भी है, यानी ये गलत खौफ भी है, लोग पोर्ट्रे करते हैं उसको। एक वो मिथ भी है और एक हकीकत भी है।
जब तक हम इस चीज़ को एफबीआर का खौफ दूर नहीं करेंगे, ये फ्रेंडली नहीं होंगे, ये खौफनाक किस्म के नोटिस बंद नहीं करेंगे, और ये बात जो है कि 10-10 लाख रुपए ऑडिट के ऊपर अखराजात आते हैं, ये जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान के लोग एक तो टैक्स देना नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से ये भी एक चीज़ आ जाती है कि एफबीआर के मसाइल जो हैं, तो ये चीज़ें जब तक हल नहीं करेंगे और अदनान साहब अपना रोल अदा नहीं करेंगे, मैं अपना रोल अदा नहीं करूंगा, हम यहाँ बैठ के क्या रोल है? हम यहाँ बैठ के तकरीरें करते रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, उस वक्त तक ये हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल सही। हल तो करने सर, और किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आईएमएफ के हवाले से बात हो रही है, अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप क्या समझते हैं आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो कब तक अचीव हो जाएगा? देखिए जी, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो कंडीशन है, वो इसके साथ लिंक है कि हम करते क्या हैं। हम अपनी चीज़ों को आज ठीक कर लें, मुझे लगता है कि हमें परसों प्रोग्राम मिल जाएगा। हम अपनी चीज़ों की तरफ जो हमें देखें, बात यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कई रीजन हो सकती हैं, कोई सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन उनको टैकल तो करना है ना। तो उनको जब आप टैकल करेंगे, उनको हल करेंगे, ये चीज़ें ठीक करेंगे। मिसाल के तौर पे आज जो इस्लाहात की ज़रूरत है, 80 इदारे हैं, इन 80 इदारों में से आज हम 25 को भी प्राइवेटाइजेशन का आगाज़ शुरू कर दें, आईएमएफ मान जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 25 का मैं कहता हूँ आप एक को भी प्राइवेटाइजेशन के लिए कल अखबारों में आप दे दीजिए, या आज प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर दें, तो कल को जो अपोजिशन ऑफ द डे है वो उसके लिए सड़कों पे आ जाएगी। ये है मसला, ये कल्चर भी दूर करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब तक हम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आईएमएफ भी हमें, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं ना, अवामी ज़बान में, स्लैंग में, के बोल बच्चन, तो आईएमएफ भी हमें बोल बच्चन करता रहेगा, हम आईएमएफ को बोल बच्चन। अदनान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, यूथ को क्या एडवाइस करेंगे? यूथ बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है अपने फ्यूचर के बारे में, तो उसके बारे में बताइए प्लीज। यूथ को ऑन बोर्ड आना चाहिए इस टाइम इमीडिएटली। पाकिस्तान को भी रिक्वायरमेंट है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ को भी यूथ की रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान की यूथ मैं समझता हूँ कि सब कुछ कर सकती है। इतनी हमारे पास यूथ 1930 साल की है, और मैं चाहूँगा कि वो फौरी तौर पे स्किल्स और इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरफ फोकस करें, ताकि पाकिस्तान का बाहर जाके एसेट बने और रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेजें। वेल, थैंक यू सो मच। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है, और जाहिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर हमने आईएमएफ के हवाले से, खासकर यूथ के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।